हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो है उत्तराखंड जीएस सुपर सीरीज का पार्ट 3 और इसमें देखेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपको और भी क्वेश्चंस याद कराने की जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं या आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को दिख से दिख लाइक और शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410313693। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन किसी भी लाइव बैचेस से अगर आपको जुड़ना है तो आप इसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊनी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन है? वो है अल्मोड़ा अखबार। तो याद रखिएगा, निकलता कहां से था? नाम से ही पता है, अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा अखबार किस भाषा में? कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होता था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1871 से। किसने स्टार्ट किया था? बुद्धि वल्लभ पंत। याद रखिएगा, बुद्धि वल्लभ पंत ने इस समाचार पत्र को शुरू किया था। तो कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र है अल्मोड़ा अखबार और इसने स्वतंत्रता संग्राम में, चाहे भारत के चाहे कुमाऊं के, उत्तराखंड के, तो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो अल्मोड़ा अखबार है कुमाऊनी भाषा का पहला समाचार पत्र जो कि बुद्धि वल्लभ पंत ने संपादित किया था 1871 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। अब उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र, ये भी पूछा जाता है पेपर में, बहुत बार पूछा गया है। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है द हिल्स। ठीक है दोस्तों, तो द हिल्स ये स्टार्ट हुआ था कब? 1842 में। ठीक है, कहां से? मसूरी से स्टार्ट किया गया था इसको। किसके द्वारा? जॉन मैकिनन। ठीक है दोस्तों, तो जॉन मैकिनन एक आयरिश मैन थे, तो इन्होंने स्टार्ट किया था उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स। ये इंग्लिश में प्रकाशित होता था 1842 से। ठीक है दोस्तों, कहां से होता था? मसूरी से। अब अगर बात करें तो हिंदी और उर्दू दोनों में ही प्रकाशित होता था ये समाचार पत्र। तो हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है उत्तराखंड का? तो ये है समय विनोद। ठीक है दोस्तों, तो समय विनोद ये हिंदी तथा उर्दू दोनों में प्रकाशित होता था और इसको प्रकाशित किया गया था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1868 से इसको शुरू किया गया। कहां से? नैनीताल से इसको स्टार्ट किया गया। और किसने स्टार्ट किया? जयदत्त जोशी जी ने। ठीक है दोस्तों, तो समय विनोद हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित होने वाला उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र जिसको प्रकाशित किया गया जयदत्त जोशी या संपादित किया गया जयदत्त जोशी के द्वारा 1868 में। और कहां से संपादित होता था? नैनीताल से। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त गढ़वाल समाचार पत्र, अब इसके नाम से गढ़वाली में नहीं होता था प्रकाशित, तो गढ़वाल समाचार पत्र ये भी किस भाषा में होता था प्रकाशित? हिंदी में प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, कब? 1902 से। कहां? लैंसडाउन। याद रखिएगा। और एक और है, क्योंकि दोनों के संपादक एक हैं, और ये है गढ़वाली पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिनों में, तो हर 15वें दिन ये प्रकाशित होता था। तो पाक्षिक समाचार पत्र। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्ट किया गया था 1905 में। कहां से? देहरादून। ठीक है, तो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में लैंसडाउन से स्टार्ट हुआ था, ये हिंदी में प्रकाशित होता था। और गढ़वाली पाक्षिक पत्र 1905 में देहरादून से प्रकाशित होता था और दोनों का संपादन किया था
गिरिजा दत्त नैथानी, याद रखिएगा गिरिजा दत्त नैथानी, क्योंकि जिस समय ये समाचार पत्र प्रकाशित या संपादित किए जाते थे उस समय इनका मेन उद्देश्य जो अंग्रेजी सरकार है उनके खिलाफ, ठीक है दोस्तों, तो जो वो अत्याचार करते थे उनको जन जागरण फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था इन पत्रों का। तो याद रखिएगा गढ़वाली समाचार पत्र और गढ़वाली पाक्षिक पत्र दोनों पत्रों का संपादन किया गया है गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा। अब बस ध्यान रखिएगा गढ़वाली समाचार पत्र लैंसडाउन से स्टार्ट हुआ था 1902 में, और गढ़वाली पाक्षिक पत्र देहरादून से 1905 में शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त विपक्ष और जनपक्ष ये पत्रिका, इसका संपादन, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में इन जिसका नाम मैं लिखने जा रहा हूं वो हैं, तो ये करा था शैलेश मटियानी जी ने, ठीक है दोस्तों। तो शैलेश मटियानी जी ने स्टार्ट किया था विपक्ष और जनपक्ष पत्रिका का संपादन, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, शैलेश मटियानी जी ने विपक्ष और जनपक्ष पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन, देखिए हमने पढ़ा तो एक क्वेश्चन लेकिन उसी से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब कम से कम आप अगर एक एक पॉइंट को देखें तो इसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे ही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन एक हो, अब उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपके तैयार कराते हैं। तो आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिए, ठीक है दोस्तों। तो इनसे कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उत्तराखंड के पेपरों के लिए हमें सभी डायमेंशन में सोचना पड़ता है और हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि किस पेपर में क्या आएगा कोई कुछ नहीं जानता, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद वल्लभ राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे, तो ये राजकीय संग्रहालय स्थित है हमारा किस जगह, अल्मोड़ा में। तो ध्यान रखिएगा जो गोविंद वल्लभ राजकीय संग्रहालय किस जिले में स्थित है, अल्मोड़ा में। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा में 2 और संग्रहालय हैं, एक है गिरिजा कुमार जोशी, एक संग्रहालय का नाम और आप लिखिएगा गिरिजा कुमार जोशी संग्रहालय। उसके अतिरिक्त उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय। तो दोनों के दोनों संग्रहालय आपको कहां मिलेंगे, अल्मोड़ा में, ठीक है। गिरिजा कुमार जोशी संग्रहालय और उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय और पंडित गोविंद वल्लभ राजकीय संग्रहालय सभी के सभी स्थित हैं कहां, अल्मोड़ा में, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय, ठीक है दोस्तों। तो कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय ये स्थित है कौन से जिले में, टिहरी में। उसके अतिरिक्त टिहरी में मिलेगा आपको महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय। तो ये मिलेगा आपको नरेंद्र नगर, क्योंकि नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह के द्वारा बसाया गया है। तो और जो नरेंद्र नगर को नरेंद्र शाह ने 1825 में अपनी राजधानी भी बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो नरेंद्र नगर ये भी कहां है, टिहरी में। तो दोनों के दोनों कहां स्थित हैं, टिहरी में। याद रखिएगा कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय और महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय। इसके अलावा गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय ये कहां स्थित है, ये मिलेगा आपको श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है दोस्तों। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय ये मिलेगा आपको कहां, श्रीनगर पौड़ी में। और श्रीनगर पौड़ी में मिलेगा आपको मौलाराम आर्ट गैलरी संग्रहालय। एक प्रसिद्ध चित्रकार है मौलाराम उत्तराखंड के, ठीक है, और रामदास और हरदास के वंशज हैं। तो मौलाराम आर्ट गैलरी ये भी स्थित कहां है, श्रीनगर पौड़ी में। इसको भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा मुकुंदी लाल जी संग्रहालय,
मुकुंदी लाल जी संग्रहालय। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको कोट द्वार में। ठीक है दोस्तों, जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोट द्वार में मिलेगा आपको मुकुंदी लाल जी संग्रहालय। ठीक है, कोट द्वार का नाम अभी वर्तमान में बदल के कण्वाश्रम रख दिया गया है, तो याद रखिएगा ये। तो मुकुंदी लाल जी संग्रहालय हमारा है कोट द्वार में। उसके अलावा महादेवी वर्मा संग्रहालय, महादेवी वर्मा संग्रहालय ये मिलेगा आपको रामगढ़ नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, तो महादेवी वर्मा संग्रहालय आपको कहां मिलेगा? रामगढ़ नैनीताल में। उसके अलावा राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय ये मिलेगा आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ और अन्य प्रमुख संग्रहालय हैं जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं इनसे क्वेश्चन। तो मैंने सभी को आपको एक ही क्वेश्चन के साथ कवर करा दिए। तो गिरिजा कुमार जोशी संग्रहालय और उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय और गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय तीनों के तीनों स्थित हैं अल्मोड़ा में। टिहरी में है हमारे कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय और महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, दोनों के दोनों पढ़ते हैं टिहरी में। गढ़वाल विश्वविद्यालय संग्रहालय और मौलाराम आर्ट गैलरी दोनों के दोनों है श्रीनगर पौड़ी में। मुकुंदी लाल जी संग्रहालय ये है कोटद्वार में। महादेवी वर्मा संग्रहालय ये है रामगढ़ नैनीताल में। और राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय ये मिलेगा आपको देहरादून में। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? प्रसिद्ध इतिहासकार हैं अजय रावत जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जिसमें इन्होंने गढ़वाल की कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किया है। तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक लिखी गई है अजय रावत जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पुस्तकों से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बहुत पूछा गया है, कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक को लिखा गया है बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। उसके अलावा गढ़वाल का इतिहास इस पुस्तक को लिखा है हरिकृष्ण रतूड़ी। सब इतिहासकार हैं दोस्तों ये, तो हरिकृष्ण रतूड़ी इन्होंने लिखा है गढ़वाल का इतिहास। और अगर हम बात करें उत्तराखंड का इतिहास, तो उत्तराखंड का इतिहास लिखा गया है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें बोला जाता है चारण। ध्यान रखिएगा, इनका निकनेम है या उपनाम है चारण। तो उत्तराखंड का इतिहास लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड का नवीन इतिहास, अब नया वाला। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का नवीन इतिहास लिखा गया है, इस पुस्तक के रचयिता हैं यशवंत सिंह कटोच। ठीक है दोस्तों, तो यशवंत सिंह कटोच ने लिखा है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उसके अलावा हिमालय का इतिहास, एक और पुस्तक है हिमालय का इतिहास। तो हिमालय का इतिहास लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट के द्वारा। तो डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो हिमालय का इतिहास लिखा है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने। उसके अलावा पश्चिमी तिब्बत तथा कूर्मांचली सरहद, याद रखिएगा पश्चिमी तिब्बत तथा कूर्मांचली सरहद। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखा गया मी शेरिंग के द्वारा। थोड़ा सा नाम अटपटा सा है, तो मी शेरिंग ने लिखा है पश्चिमी तिब्बत तथा कूर्मांचली सरहद। उसके अलावा कुमाऊं के रस्म रिवाज इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है श्री पन्नालाल जी ने। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं के रस्म रिवाज। उसके अलावा फॉरेस्ट फ्लोरा, तो फॉरेस्ट फ्लोरा पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया?
तो इसको लिखा गया बसंत लाल गुप्ता जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो पन्नालाल जी ने लिखा है कुमाऊं के रस्में रिवाज और फॉरेस्ट फ्लोरा पुस्तक लिखी है बसंत लाल गुप्ता ने। और मुक्तेश्वर कहां पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मुक्तेश्वर लेबोरेटरी, तो मुक्तेश्वर लेबोरेटरी इस पुस्तक को लिखा गया पंडित कृष्णानंद जोशी जी के द्वारा। तो पंडित कृष्णानंद जोशी जी ने लिखा है पुस्तक मुक्तेश्वर लेबोरेटरी। तो सभी पुस्तकों को आप नोट कर लीजिए। ये 10 पुस्तकें दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत, कुमाऊं का इतिहास BD पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतोड़ी, उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटोच, हिमालय का इतिहास डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट, पश्चिमी तिब्बत तथा कुर्मांचली सरहद मी शेरिंग, कुमाऊं के रस्म रिवाज श्री पन्नालाल, फॉरेस्ट फ्लोरा श्री बसंत लाल गुप्ता और मुक्तेश्वर लेबोरेटरी पंडित कृष्णानंद जोशी। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रमुख पुस्तकें आप सभी को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में मुक्तेश्वर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है और मुक्तेश्वर उत्तराखंड के कौन से जिले में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की योग राजधानी उत्तराखंड के किस स्थान को कहा जाता है, या विश्व की योग राजधानी किस स्थान को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आएगा तो चलेगा। तो ये कहा जाता है किसको, ऋषिकेश को। ठीक है दोस्तों, तो मार्च माह के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 तारीख तक योग सप्ताह मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ऋषिकेश से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रतिवर्ष योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व की योग राजधानी है ऋषिकेश। इसके अलावा ऋषिकेश के अन्य नाम भी हैं, इसको क्या बोला जाता है, संस्कृत नगरी। दूसरा नाम है इसका संत नगरी। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत नगरी और संत नगरी भी कहा जाता है ऋषिकेश को। अब अगर हम उपनामों की बात करें तो सब शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा के क्या क्या उपनाम है, तो सबसे पहला तो नाम क्या रहेगा, ताम्र नगरी। उत्तराखंड की ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। उत्तराखंड की पीतल नगरी, ये तांबे की नगर, पीतल नगरी ये भी बोला जाता है किसको, अल्मोड़ा को। बाल मिठाई का घर, उत्तराखंड की बाल मिठाई फेमस है। ठीक है दोस्तों, और ये अल्मोड़ा की बहुत फेमस है। तो बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। उसके अलावा हिमालय की द्वारिका भी किसे कहा जाता है, हिमालय की द्वारिका ये भी बोला जाता है अल्मोड़ा को। उसके अलावा आलमनगर, जो इसका प्राचीन नाम बोले या मुगल काल में इसका नाम बोले तो उस समय शायद इसका नाम आलमनगर रहा हो, तो आलमनगर किसे कहा जाता है, यह भी बोला जाता है अल्मोड़ा को। उसके अतिरिक्त हम बोले तो मंदिरों की नगरी, बहुत सारे प्रसिद्ध जैसे चितई का गोलू देवता का मंदिर, वो भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अल्मोड़ा में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों की नगरी भी किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। तो ताम्र नगरी, पीतल नगरी, बाल मिठाई का घर, हिमालय की द्वारिका, आलमनगर, मंदिरों की नगरी, ये सभी किसके नाम हैं, ये है अल्मोड़ा के। और अगर बोले तो राजाओं की घाटी, एक नाम छूट गया तो याद रख लीजिए, राजाओं की घाटी, ये किसे बोला जाता है, ये सब बोला जाता है किसे, अल्मोड़ा को। ठीक है दोस्तों, अब अल्मोड़ा और उपनाम में अगर हम देखें तो बागेश्वर का देख लेते हैं उपनाम। बागेश्वर को क्या क्या बोला जाता है, तो सबसे फेमस तो है बागेश्वर में, तो इसको बोला जाता है व्याघ्रेश्वर, एक तो नाम है इधर व्याघ्रेश्वर। उसके अलावा उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है, बागेश्वर को, और इसको बोला जाता है गोल्डन वैली, ये भी याद रखिएगा, गोल्डन वैली भी किसे बोलते हैं, बागेश्वर को। तो व्याघ्रेश्वर, उत्तर का वाराणसी और गोल्डन वैली,
एक और जिला देख लेते, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को क्या कहा जाता है? तो पिथौरागढ़ के फेमस नाम जो है, एक तो छोटा कश्मीर, जो भारत का छोटा कश्मीर बोले तो किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को। सोर घाटी, ये भी बोला जाता है पिथौरागढ़ को, या इसी के अंदर पड़ती है एक और घाटी, तो जौहार घाटी, ये भी बोला जाएगा किसको? पिथौरागढ़ के ये उपनाम है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कोटद्वार की अगर हम बात करें, कोटद्वार किसे बोलेंगे? गढ़वाल का प्रवेश द्वार या गढ़वाल का द्वार। एक तो नाम इसका ये फेमस है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार या गढ़वाल का द्वार, और जो गढ़वाल का अंतिम रेलवे स्टेशन मिलेगा वो भी कहां मिलेगा? कोटद्वार में ही मिलेगा। और गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज, एक और फेमस नाम है गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज, याद रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, ग्रास्टिंगगंज। ठीक है दोस्तों। तो गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज ये भी बोला जाता है कोटद्वार को। अब ऐसे ही काठगोदाम, जैसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार, वैसे ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार या कुमाऊं का द्वार है काठगोदाम। उसके अलावा इसको बोला जाता है खोह द्वार, क्योंकि यहाँ खोह नदी बहती है, तो खोह द्वार भी कहा जाता है किसे? काठगोदाम को। उसके अलावा कौमुद द्वार, ये सभी नाम है इसके कौमुद। ठीक है। तो कुमाऊं का द्वार, खोह द्वार या कौमुद द्वार, ये तीनों बोले जाते हैं काठगोदाम को। रानीखेत की अगर हम बात करें तो रानीखेत को बोला जाता है क्या? पर्यटन नगरी। ठीक है दोस्तों। ये कुछ उपनाम है, प्रसिद्ध हैं, बार बार पूछे जाते हैं पेपरों में, तो याद रखिएगा रानीखेत को बोलते हैं पर्यटन नगरी। और आप चाहें तो इसका भी नोट कर सकते हैं, कालसी को क्या बोलते हैं? कालसी। तो आप लिख लीजिए इसका, मैं बोल देता हूं। कालसी को बोला जाता है तलकूट या कालकूट, कालकूट या तलकूट, ये सब उपनाम है कालसी के। कालकूट या तलकूट या शुद्ध नगर, ये उपनाम है कालसी के। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड जो डाक पत्थर के पास मिलेगा देहरादून में, कालसी, कालकूट, तलकूट और शुद्ध नगर, ये हैं कालसी के उपनाम। तो ये कुछ प्रमुख उपनाम हैं, इनसे क्वेश्चन पेपरों में बनते हैं, तो आप इन सभी को नोट करते हुए चलिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना किसने की? तो भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की है स्वामी मनमंथ। ठीक है दोस्तों। तो स्वामी मनमंथ ने भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की है। स्वामी मनमंथ ने जो वन से रिलेटेड आंदोलन है उनको भी बहुत प्रोत्साहित किया है। तो याद रखिएगा, स्वामी मनमंथ ने भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की। कहां की? अंजनी सैंड। ठीक है दोस्तों। तो कहां की? जगह का नाम है अंजनी सैंड, जो कि पड़ेगा कहां? आपका टिहरी में। कब की थी इसकी स्थापना? ये की थी 1977 में। तो ध्यान रखिएगा कि स्वामी मनमंथ ने अंजनी सैंड टिहरी में 1977 में भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और आश्रम जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं, जैसे गांधी आश्रम। गांधी आश्रम अब सब जगह आप देखते होंगे, आपके जिले में भी होगा। ठीक है दोस्तों। और तो गांधी आश्रम, इसकी शुरुआत की गई थी शांतिलाल वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, शांतिलाल वर्मा नहीं, शांतिलाल त्रिवेदी। तो शांतिलाल त्रिवेदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों। कब? 1937 से। और जगह थी कहां? सोमेश्वर। और सोमेश्वर कौन से जिले में पड़ता है? ये पड़ता है अल्मोड़ा। तो याद रखिएगा, सोमेश्वर अल्मोड़ा से शुरुआत हुई थी गांधी आश्रम की। शांतिलाल त्रिवेदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके अलावा खच्चर आश्रम। ठीक है दोस्तों, ये भी है थोड़ा सा नाम अटपटा सा। तो खच्चर आश्रम ये है, ये स्थापित हुआ था 1918 में। ठीक है। कहां? काशीपुर में। जगह का नाम क्या है? काशीपुर। ठीक है। खच्चर आश्रम उधम सिंह नगर में पड़ेगा, काशीपुर। ठीक है। कैंची धाम बहुत ही फेमस है, परसों यहाँ पर को बादल भी फटा है। तो कैंची धाम आश्रम नीम करौली महाराज ने इसकी शुरुआत की थी, जिन्हें हम नीम करौली बाबा कहते हैं। ठीक है। 1964 में इसकी शुरुआत की थी।
तो 1964 में कैची धाम आश्रम बनाया गया नीम करौली महाराज जी के द्वारा, और ये है भवाली नैनीताल में। ठीक है दोस्तों, भवाली नैनीताल में बहुत फेमस है, आप गए होंगे बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए, इस दर्शन करने के लिए। तो कैची धाम आश्रम 1964 में नीम करौली महाराज जी द्वारा भवाली नैनीताल में स्थापित किया गया। उसके अलावा विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद, ये देहरादून में मिलेगा आपको विवेकानंद आश्रम। ठीक है दोस्तों, तो विवेकानंद आश्रम की स्थापना की गई स्वामी विचारानंद द्वारा, स्वामी विचारानंद जी के द्वारा। कब? 1915 में, 1915 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो विवेकानंद आश्रम स्वामी विचारानंद जी द्वारा 1915 में बनाया गया। उसके अलावा नारायण आश्रम, नारायण आश्रम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नारायण आश्रम के दो और नाम है, या तो वंगवा या चौदास, क्योंकि आपको चौदास वैली है तो चौदास आश्रम, वो भी इसी के ही नाम है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर में नारायण आश्रम न देके वंगवा या चौदास आश्रम लिखेंगे तो बात हो रही है नारायण आश्रम की। ठीक है दोस्तों, तो ये है धारचूला में, धारचूला पिथौरागढ़, जिला कहेंगे तो पिथौरागढ़ और जगह कहेंगे तो धारचूला। कब स्थापित किया गया था? 1936 में। याद रखिएगा 1937 में गांधी आश्रम अल्मोड़ा से शुरुआत किया था शांतिलाल त्रिवेदी जी ने, और नारायण आश्रम की स्थापना की गई है धारचूला में, पिथौरागढ़ जिले में 1936 में। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त लक्ष्मी आश्रम, तो लक्ष्मी आश्रम ये पड़ेगा कौसानी बागेश्वर, कौसानी बागेश्वर में है ये। ठीक है दोस्तों, कौसानी बागेश्वर, और इसकी स्थापना हुई है 1941 में। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए डोला आश्रम कौन सी जगह पर स्थित है और किसने इस आश्रम की स्थापना की थी, कब की थी। ठीक है, डोला आश्रम आपका ये क्वेश्चन रहेगा, आप इसका आंसर ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए डोला आश्रम कहां पर कोई स्थित है और इसके बारे में डिटेल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा स्वामी मनमंत ने अंजनी सेन टिहरी में भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की है 1977 में, और ये कुछ और अन्य प्रमुख आश्रम है जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्या तो सन पूछ लेगा, खच्चर आश्रम की स्थापना किस सन में की गई। ठीक है, यह पूछ लेगा जो नारायण आश्रम है वो किस जिले में स्थित है या किस जगह स्थित है। इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और अगर लाइव बैचेस से आप जुड़ना चाहते हैं तो या तो कमेंट सेक्शन के थ्रू, व्हाट्सएप या आप टेलीग्राम के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर लीजिए, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, दूनागिरी का युद्ध कब हुआ? तो दूनागिरी का युद्ध हुआ था 1743 में। ठीक है दोस्तों, किसके मध्य हुआ था? एक तरफ थे रोहिल्लो, ठीक है दोस्तों, और दूसरी तरफ थे कौन? कल्याण चंद चतुर्थ और प्रदीप शाह। तो याद रखिएगा ये युद्ध जो हुआ था वो रोहिल्ला और इनके मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यह पहला युद्ध था जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं की सेना ने संयुक्त रूप से प्रतिभाग किया था और ये रोहिल्लों के विरुद्ध लड़े थे। तो चंद शासक और जो पवार शासक थे दोनों ने मिलके रोहिल्लों के साथ यह युद्ध किया था। तो याद रखिएगा दूनागिरी का युद्ध 1743 में यह युद्ध हुआ था। अब देखें अगर कुछ और प्रमुख युद्ध, तो एक युद्ध है कपरौली का युद्ध। तो कपरौली का युद्ध किसके मध्य हुआ और कब हुआ? तो यह हुआ था 1785 में। किसके मध्य? यह हुआ था जयकृत शाह और जो सिरमौर नरेश थे जगत प्रकाश। जो वर्तमान में आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश, वहीं पर को राज्य हुआ करता था सिरमौर। तो जयकृत शाह और जगत प्रकाश के मध्य, वहां के शासक थे जगत प्रकाश, तो इनके मध्य हुआ था कपरौली का युद्ध 1785 में। उसके अलावा दुगौली का युद्ध
युद्ध, फेमस युद्ध है ये, इनसे पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो दुगोली का युद्ध हुआ था 1703 में, किसके मध्य? ज्ञानचंद, जिन्हें हम गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं, वर्सेस फतेह शाह या फतेहपति शाह। ठीक है दोस्तों, तो फतेह शाह और ज्ञानचंद के मध्य हुआ था दुगोली का युद्ध। उसके अलावा एक युद्ध को बोला जाता है रक्त रंजित क्रांति। ठीक है दोस्तों, युद्ध गए या रक्त रंजित क्रांति भी बोला जाता है, ऐसे भी पूछा जाएगा। ये हुआ था 1786 में, किसके मध्य हुआ था? रोहिले, इसमें भी थे रोहिल्लों, और रोहिल्लों का नेतृत्व किया था गुलाम कादिर ने, गुलाम कादिर। और ये लड़े थे किसके खिलाफ? जयकृत शाह। ठीक है दोस्तों, जयकृत शाह जो पुत्र हैं वो है ललित शाह के पुत्र, और जो प्रदीप शाह हैं ये पुत्र हैं दिलीप शाह के। ठीक है दोस्तों, तो जयकृत शाह और रोहिल्लों के मध्य युद्ध हुआ था, रक्त रंजित क्रांति बोली जाती है 1786 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फेमस है सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि किस किस के मध्य हुई? ठीक है दोस्तों, तो ये सुगौली की जो संधि है वो तारीख याद रखिएगा 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? नेपाल के प्रधानमंत्री, उस समय जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे कौन थे? ये थे राजगुरु गजराम, राजगुरु गजराम। और किसके बीच हुई? ये हुई थी जो ब्रिटिश बोले या अंग्रेज, तो अंग्रेज अधिकारी थे ब्रेरस। ठीक है, तो ब्रेरस के मध्य तो सुगौली की संधि होती है। इसके बाद एक टिहरी रियासत, एक अलग क्षेत्र हो जाता है, और बाकी जो कुमाऊं का बाकी जो क्षेत्र बचता है उत्तराखंड का वो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सुगौली की संधि, यहाँ से गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में खत्म हो जाता है। तो 2 दिसंबर 1815 को नेपाल के प्रधानमंत्री राजगुरु गजराम और जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे ब्रेरस, अंग्रेज अधिकारी ब्रेरस के मध्य हुई थी। तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच ये संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, और फेमस अगर युद्ध की बात करें तो लंगूरगढ़ का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था हमारा 1791 में। ठीक है दोस्तों, और किसके बीच हुआ था? प्रद्युम्न शाह, ठीक है, और इनके बीच थे गोरखा। तो गोरखाओं और प्रद्युम्न शाह के बीच हुआ था लंगूरगढ़ का युद्ध 61 नहीं 1791, क्योंकि 1804 में तो फिर खुरबुड़ा के युद्ध में, खुरबुड़ा के जो युद्ध होता है उसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध होता है प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य। तो दोस्तों कुछ प्रमुख युद्ध हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इनसे भी आते हैं पेपर में। तो मैं जो क्वेश्चन तैयार करता हूं वो कोशिश करता हूं कि मिक्स क्वेश्चन बनाऊं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इस वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों, कुछ अलग तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1869 में। ठीक है दोस्तों, ये वही साल है जिस साल गांधी जी का बर्थडे होता है। तो 1869 गांधी जी पैदा हुए थे। ठीक है, तो गढ़वाल में इस साल हुई थी वन विभाग की स्थापना। और अगर हम बात करें कुमाऊं में कब हुई थी, तो कुमाऊं में हुई थी इससे 1 साल पहले 1868 में। तो याद रखिएगा कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई है 1868 में। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS बोलते हैं जिसे, तो IFS को किसके द्वारा लागू किया गया और कब किया गया? तो IFS को लागू किया गया डिट्रिस बेंडिस के द्वारा। डिट्रिस बेंडिस ने इसको लागू किया, और कब किया? इसको लागू किया गया 1867 से। तो 67, 68, 69 आप याद रखिएगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को लागू किया गया डिट्रिस बेंडिस के द्वारा 1867 से, और इसीलिए डिट्रिस बेंडिस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ फॉरेस्ट, फादर ऑफ फॉरेस्ट, वनों के जनक या वनों के पिता बोल सकते हैं। तो फादर ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है डिट्रिस
बेंडिस को। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने आईएफएस सर्विसेज को, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को इंडिया में स्टार्ट किया था। उसके अलावा साल के वृक्षों की, जो साल के पेड़ होते हैं फर्नीचर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी श्रेणी की होती है। तो साल के वृक्षों की कटाई पर रोक किसने लगाई थी? तो साल के वृक्षों की कटाई पर उत्तराखंड में रोक किसने लगाई? तो साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई गई थी किसके द्वारा? ये थे कमिश्नर रैमजे, कमिश्नर रैमजे के द्वारा, हेनरी रैमजे है जो, उनके द्वारा, हेनरी रैमजे के द्वारा। कब? 1826 में। ठीक है दोस्तों, तो 1826 में उत्तराखंड में साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गई कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा। और अगर हम बात करें तो टिहरी वन विभाग, ठीक है दोस्तों, तो टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो टिहरी वन विभाग की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो टिहरी रियासत थी, ठीक है दोस्तों, तो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह से, जो टिहरी रियासत है उसमें सुदर्शन शाह से विल्सन ने ठेके में जंगल कब लिए? जो है जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी विल्सन। ठीक है दोस्तों, तो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह से विल्सन ने जंगल ठेके पे कब लिए? जंगल ठेके पर कब लिए? ये भी याद रखिएगा। तो है जो विल्सन थे, इन्होंने सुदर्शन शाह से ठेके पर जंगल कब लिए थे? टिहरी रियासत में ये लिए थे इन्होंने 1840 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और विल्सन का संबंध कहां से हुआ? हर्षल से। ठीक है, जहां पर कोई इन्होंने आलू और सेब, आलू बोया था और सेब के बगीचे बनाए थे। ठीक है दोस्तों, यहीं पर को विल्सन कॉटेज भी मिलेगा आपको, तो ये सब क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। तो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह से विल्सन ने जंगल ठेके पर कब लिए? तो ये लिए थे 1840 में। और रैमजे ने, जो हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड में ठेकेदारी कब से बंद की? जो ये जंगल ठेकेदारों को दिए जाते थे, क्योंकि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो ठेकेदारी कब से बंद की? तो ठेकेदारी प्रथा, इसको ठेकेदारी प्रथा बोलते हैं। कब बंद की? तो ठेकेदारी प्रथा का बंद किसने करवाया था? रैमजे ने करवाया था, हेनरी रैमजे ने, और ये बंद करवाई गई थी 1858 से। ठीक है दोस्तों, तो हेनरी रैमजे के द्वारा उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा को बंद करवाया गया। ठीक है, 1858 में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत का पहला प्रथम वन बंदोबस्त कब आया था? अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें तो भारत का पहला प्रथम वन बंदोबस्त ये स्टार्ट हुआ था कब से? 1861 से। ठीक है दोस्तों, और भारत में वन विभाग कब से स्टार्ट की गई, या वन विभाग की स्थापना कब की गई भारत में? ये की गई 1864 में। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वन बंदोबस्त आया 1861, भारत में वन विभाग की स्थापना हुई 1864, कुमाऊं में जो वन विभाग की स्थापना हुई 1868, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई 1869, उसके अलावा टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई 1885। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को किसके द्वारा लागू कराया गया? डेट्रस बेंटिस के द्वारा 1867 में। इसीलिए डेट्रस बेंटिस को बोला जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट। उत्तराखंड में साल के वृक्षों की कटाई पर रोक किसके द्वारा लगाई गई? तो ये कमिश्नर हेनरी रैमजे के द्वारा लगाई गई 1826 में। उसके अतिरिक्त टिहरी रियासत में जो सुदर्शन शाह थे शासक, उनसे विल्सन ने जंगलों को ठेके पे कब लिया? 1840 में। और हेनरी रैमजे ने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा को कब बंद करवाया? 1858 में। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इन सब का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिए, एक अलग कॉपी में इनको नोट करते हुए चलिए और डेली इनको नाश्ते के साथ रिवाइज करिए। देखिए आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और आप जो भी पेपर अगला देने वाले हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बेशक अच्छी होगी। हम इसी के साथ, क्योंकि पेपरों को ध्यान में रख के ही क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नए क्वेश्चन जानने के लिए मिले होंगे। तो आप
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के थ्रू, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू भी हमें दे सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।